नाउ अब हम सेकंड लॉ की तरफ आते हैं। न्यूटन के सेकंड लॉ क्या है? व्हेन अ फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी, द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन द बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द बॉडी। ठीक है, तो अब आप ये देखें कि इसमें भी बहुत सारी टर्म्स, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हम अलग अलग डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो है फोर्स। व्हेन अ फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी। ठीक है, तो फोर्स आपने पिछले लॉ में पढ़ी कि फोर्स क्या चीज़ है, जो एक्सीलरेशन पैदा करती है। ठीक है, तो अगर कोई फोर्स एक्सीलरेशन पैदा कर रही है तो उसी एक्सीलरेशन के बारे में अब ये लॉ आपको बताएगा कि वो एक्सीलरेशन क्या, किस चीज़ पे डिपेंड करेगी। ठीक है, यानी कि फोर्स है, वो किसी बॉडी पे अप्लाई हुई, एक्ट की, यानी कि अप्लाई हुई। ठीक है, किसी फोर्स लगी किसी बॉडी पे, तो अब उस बॉडी के अंदर ज़ाहिर बात है एक्सीलरेशन पैदा होगी। अब जब बॉडी में एक्सीलरेशन पैदा होगी तो न्यूटन बताता है कि एक्सीलरेशन जो है उसको हम कैसे पता चलाएंगे कि कितनी एक्सीलरेशन पैदा हो रही है। ठीक है, तो एक्सेलरेशन को किस किस चीज़ पे डिपेंड कर रही है, कितनी पैदा होगी एक्सेलरेशन, उसके बारे में न्यूटन हमें बताएगा। तो पहली चीज़ तो उसने ये बताई कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। ठीक है, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है मास ऑफ बॉडी। तो प्रोपोर्शनल क्या होगा, पहले तो हम प्रोपोर्शनल समझ लें। प्रोपोर्शनल का क्या मतलब है? तो प्रोपोर्शनल दो तरह के हो सकते हैं, डायरेक्ट और इन्वर्स। ठीक है, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो प्रोपोर्शनैलिटीज़ जो होती हैं वो दो तरह की होती हैं, डायरेक्ट एंड इन्वर्स। डायरेक्ट से मुराद ये है कि अगर एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी चीज़ भी उसके साथ बढ़ना शुरू हो जाए। ठीक है, जैसे मैं कहूँ कि भाई आपकी उम्र वक्त के साथ बढ़ रही है, जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है बढ़, आपकी उम्र भी बढ़ रही है। तो वक्त और आपकी एज, ठीक है, ये क्या हो गए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गए। ठीक है, तो वक्त और एज बढ़ती जा रही है एक के साथ ही। ठीक है, तो अगर एक चीज़ बढ़ रही हो उसके साथ दूसरी चीज़ भी बढ़ रही हो, ठीक है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एक चीज़ कम हो रही है उसके साथ दूसरी चीज़ भी कम हो रही है, तो वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, इसके उल्टा यानी कि एक चीज़ बढ़ रही हो दूसरी चीज़ कम हो रही हो, या एक चीज़ कम हो रही हो दूसरी चीज़ बढ़ रही हो, इसको हम कहेंगे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, ये होती है इन्वर्स प्रोपोर्शन। ठीक है, यानी एक चीज़ आप इंक्रीज़ कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, तो उसके रिज़ल्ट में दूसरी चीज़ क्या हो रही है, कम हो रही है। ठीक है, या एक चीज़ कम कर रहे हैं तो दूसरी चीज़ बढ़ रही है, तो इसको हम कहेंगे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो अब न्यूटन ने क्या कहा, न्यूटन कहता है कि एक्सेलरेशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स के। यानी अगर एक्सेलरेशन बढ़ेगी, फोर्स बढ़ेगी तो एक्सेलरेशन बढ़ेगी, फोर्स कम होगी तो एक्सेलरेशन भी कम होगी। ठीक है, अब इसको आम ज़िंदगी की एग्जांपल देख लेते हैं कि भाई आप, एक बंदा है वो गाड़ी को धक्का लगा रहा है। ठीक है, एक बंदे ने गाड़ी को धक्का लगाया, गाड़ी हल्की सी मूव हुई। ठीक है, तो एक बंदे की फिर उसने दूसरा बंदा आया, दूसरे दो बंदों ने लगाई, तो गाड़ी और ज़्यादा मूव हुई और तेज़, उसके अंदर स्पीड आई। उसके बाद तीसरा बंदा आया, उसने लगाई, गाड़ी और ज़्यादा तेज़ स्पीड के साथ मूव किए। तो एक्सेलरेशन जो है बढ़ती जा रही है जैसे जैसे लोगों, फोर्स बढ़ती जा रही है। ठीक है, फोर्स कौन लगा रहा है, लोग लगा रहे हैं। तो पहले कम फोर्स थी तो एक्सेलरेशन यानी गाड़ी की जो मूवमेंट थी वो कम थी। ठीक है, एक्सेलरेशन कम थी, और जैसे जैसे लोग बढ़ते जा रहे हैं फोर्स बढ़ती जा रही है, गाड़ी की एक्सेलरेशन बढ़ती जा रही है। तो हम कहेंगे कि एक्सेलरेशन और फोर्स जो है वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, अब इसमें उसने मैग्नीट्यूड की भी बात की है। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड का मतलब है वैल्यू। ठीक है, तो अगर आप, जब भी मैग्नीट्यूड की हम बात करेंगे तो फिज़िकल क्वांटिटीज़ हमने पढ़ी हैं। फिज़िकल क्वांटिटीज़ की डेफिनेशन में पढ़ा था कि भाई मैग्नीट्यूड से डिफाइंड होती है यूनिट से। ठीक है, मैग्नीट्यूड होता है यानी कि वैल्यू, और उसका यूनिट फोर्स का, जो हम आगे पढ़ेंगे न्यूटन होता है। तो फोर्स का यूनिट और मैग्नीट्यूड, ठीक है, इन दोनों से फोर्स बनती है।
और डायरेक्शन भी होती है। अच्छा, दूसरी चीज़ उसने बताई कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ द बॉडी। ठीक, तो मास, पहले तो हम समझें मास क्या चीज़ है। मास का मतलब, मास मीन्स मैटर। ठीक है, मैटर जो है जिससे कायनात, जो हर चीज़ जो कायनात में नज़र आ रही है वो मैटर है। ठीक है, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो। तो हमने मैटर की 3 स्टेट्स पढ़ चुके हैं पिछली क्लासों में, कि सॉलिड होती है, या लिक्विड होती है, गैस होती है। ठीक है, ये तीनों चीज़ें मैटर कहलाती हैं। और जितना जो भी मैटर होगा, यानी कायनात में जो भी मैटर, तो न्यूटन ये कहता है कि जो एक्सेलरेशन पैदा होती है बॉडी में, वो मास के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, अब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब ये है कि अगर मास बढ़ेगा तो एक्सेलरेशन कम हो जाएगी। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब यही होता है कि एक चीज़ बढ़ रही है, दूसरी चीज़ कम हो रही है। तो अगर मास बॉडी का हम बढ़ाएंगे तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसकी एग्जांपल बहुत सिंपल है। अगर आप किसी साइकिल को धक्का लगाएं, एक बंदा है वो एक साइकिल को धक्का लगा रहा है, साइकिल एक हल्की चीज़ है, तो साइकिल में ज़्यादा मोशन पैदा होगी। वही आदमी, एक आदमी गाड़ी को धक्का लगाएगा तो गाड़ी में मोशन कम पैदा होगी, गाड़ी बहुत आहिस्ता मूव करेगी। इसी को हम आगे देखते हैं, यानी इसी को हम इस तरह लिख सकते हैं, द ग्रेटर द फोर्स द ग्रेटर विल बी द एक्सीलरेशन। जितनी ज़्यादा फोर्स होगी उतनी ज़्यादा एक्सीलरेशन होगी। तो एक्सीलरेशन, अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हम इस तरह, इस सिंबल से डिनोट करते हैं। ये जो बीच में ए और एफ के बीच में जो सिंबल है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल है। ठीक है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को अगर हम लिखेंगे तो हम, जैसे इक्वल को हम दो लाइनें बना के इक्वल लिखते हैं, तो यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के हम ये सिंबल इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो एक्सेलरेशन और फोर्स आपस में क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, और द लोअर द मास द ग्रेटर विल बी द एक्सेलरेशन। दूसरी बात यह है कि जितना कम मास होगा उतनी ज़्यादा एक्सेलरेशन होगी। तो ये क्या होंगे, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में हम 1/, करके लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पे तो हमने एफ फोर्स को डायरेक्ट इधर लिख दिया आमने सामने, लेकिन इन्वर्सली प्रोपोर्शन में इन्वर्स कर देते हैं, यानी एम को नीचे ले जाते हैं, 1 को ऊपर ले जाते हैं, तो 1/m होगा। ठीक है, तो मास के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो 1/ करके लिखेंगे इसको, 1/m। तो ये इन्वर्स प्रोपोर्शन हो जाएगा, और ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन। अब अगर ये दोनों चीज़ें एक साथ लिखना चाहें हम, ठीक है, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी हो, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल भी हो, इन दोनों को कंबाइन करना चाहें, तो ये f और ये 1/m ये मल्टीप्लाई हो जाते हैं। ठीक है, तो किस तरह कि f जब 1/m से मल्टीप्लाई होगा तो f न्यूमरेटर में आ जाएगा और m डिनोमिनेटर में आ जाएगा, इस तरह। अब जब हम प्रोपोर्शनैलिटी के इसको हटा कर इक्वल लेकर आते हैं, ठीक है, तो जब भी हम प्रोपोर्शनैलिटी, जो प्रोपोर्शनल का साइन है, इसको इक्वल से रिप्लेस करते हैं, तो के एक कांस्टेंट जो है वो आता है। ठीक है, कांस्टेंट जो होता है इसको हम कहते हैं कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। तो के इज़ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। इसकी वैल्यू इस केस में 1 है। सही है, इसकी वैल्यू हर जगह 1 नहीं होती। सही है, दूसरे लॉज में दूसरी जगहों पे हम मुख्तलिफ वैल्यूज़ पढ़ेंगे इस कांस्टेंट्स की। ठीक है, लेकिन इस लॉ में, सेकंड लॉ में के की वैल्यू 1 है। ठीक है, तो जब ये वैल्यू 1 हो जाएगी तो फिर ये के की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो 1 मल्टीप्लाई होगा तो ये गायब हो जाएगा। ठीक है, यानी कि f/m रह जाएगा। के की वैल्यू तो 1 हो गई तो f/m रह जाएगा। m को हम इस साइड पे ले आएंगे, यानी ये डिवाइड हो रहा है यहाँ के, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो
हमारे पास जो इक्वेशन आएगी वो फोर्स की आ जाएगी F इज इक्वल टू एम ए। ये इक्वेशन एग्ज़ाम में बहुत आती है, इस इक्वेशन को याद रख लें और इसकी डेरिवेशन बहुत सिंपल है। तो F इज इक्वल टू एम ए, ये न्यूटन के सेकंड लॉ की इक्वेशन है, ठीक है, जिसमें देखें फोर्स और एक्सेलरेशन आपस में इक्वेशन में आ गए हैं, यानी फोर्स क्या है जो एक्सेलरेशन पैदा कर रही है। अच्छा, तो अब हम फोर्स की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, यानी फोर्स क्या चीज़ है। तो हमने सिंपल पहले पढ़ा था कि फोर्स वो चीज़ है जो कि एक्सेलरेशन पैदा करती है। अब हम इसकी थोड़ी सी अच्छी डेफिनेशन पढ़ते हैं, जो इसकी सही डेफिनेशन है। फोर्स इज़ एन एजेंट विच चेंजेस और टेंड्स टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन ऑफ अ बॉडी, ठीक है। तो फोर्स वो एजेंट है जिसकी वजह से बॉडी की स्टेट चेंज होती है, ठीक है। रेस्ट है तो मोशन में आ जाती है, मोशन है तो रेस्ट में आ जाती है, ठीक है। तो या तो वो चेंज करता है, इसमें दो लफ्ज़ हैं, चेंजेस और टेंड्स टू चेंज, ठीक है। या तो वो चेंज कर देता है, या वो चेंज तो नहीं करवाता लेकिन चेंज करने की कोशिश करता है। मसलन कि अगर आप गाड़ी को धक्का लगा रहे हैं, तो अगर आपकी फ़ोर्स इतनी होगी कि गाड़ी को जो है ना मूव कर सके, तो वो जो है फोर्स उसकी स्टेट को चेंज कर देगी, यानी रेस्ट से उसको मोशन में ले आएगी गाड़ी को। लेकिन अगर आपकी फ़ोर्स इतनी ज़्यादा नहीं है तो वो चेंज करने की कोशिश तो करेगी, ठीक है, लामोहला चेंज करने की कोशिश तो करेगी लेकिन चेंज नहीं कर पाएगी। लेकिन तो हमने फोर्स उस वक्त भी लग रही है जब बॉडी की स्टेट चेंज नहीं हो रही। तो फोर्स या तो चेंज कर देती है या करने की कोशिश करती है, ठीक है। चेंजेस और टेंड्स टू चेंज, वो एजेंट है। अच्छा, ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स इज किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब ये कहाँ से आया? किलोग्राम जो है वो मास का यूनिट है और मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन का यूनिट है। तो एक्सेलरेशन मास मल्टीप्लाई एक्सेलरेशन, ठीक है, वहीं से हमने फोर्स का यूनिट निकाल लिया। यानी किलोग्राम को और मीटर पर सेकंड स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास क्या आ जाएगा? फोर्स का यूनिट आ जाएगा, ठीक है। तो फोर्स का यूनिट क्या बना? किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसको हमने रिप्लेस कर दिया न्यूटन के नाम से। यानी कि बाज़ दफ़ा हम फिज़िक्स में क्या करते हैं, जो मुश्किल यूनिट्स होते हैं उनको किसी और नाम से, साइंसदान के नाम से या किसी और उससे रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है। यानी कि जैसे किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर यूनिट है फोर्स का, ठीक है, तो हम ये भी लिख सकते हैं, या हम उसकी जगह न्यूटन भी लिख सकते हैं, सिंपल, ठीक है। क्योंकि न्यूटन ने फोर्स पेश किया है ना, तो न्यूटन के नाम से ही हम उसका यूनिट बना दिया फोर्स का। तो हम जब भी आगे इस्तेमाल करेंगे फोर्स, तो वो न्यूटन ही इस्तेमाल करेंगे। अब न्यूटन क्या चीज़ है? यानी कि 1 न्यूटन फोर्स जो है, जो हम न्यूटन कह रहे हैं, अगर हम किसी फोर्स को कहते हैं कि ये 1 न्यूटन फोर्स है, इसका क्या मतलब है? तो इसका मतलब है ये वो फोर्स है जो कि एक्सेलरेशन कितनी पैदा करेगी? 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और कितने मास में पैदा करेगी? 1 मास में, 1 किलोग्राम, ठीक है। तो विच प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकंड इन अ मास ऑफ 1 किलोग्राम, ठीक है। तो 1 किलोग्राम के मास में अगर 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन पैदा हो जाए तो फोर्स कितनी लग रही है? 1 न्यूटन, ठीक है। तो ये 1 न्यूटन की डेफिनेशन भी आ गई आपके सामने।